हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। राजकुमारी हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी करते हुए बोली, नरभक्षी पेड़? क्या सच में ऐसा भी कुछ होता है? हमने तो सिर्फ किस्से कहानियों में सुना था ऐसे पेड़ के बारे में, लेकिन ये पेड़ हम समझ रहे थे कि ये किसी काली शक्ति का काम है जो हमारी जान के पीछे पड़ी है। वीरेश ने फिर से इस तरह एकदम सपाट लहजे में उसकी बात का जवाब दिया, नहीं, जहां तक हमें पता है कोई भी काली शक्ति आपकी जान नहीं लेना चाहती, क्योंकि उनका मकसद कुछ और है। और ये नरभक्षी पेड़? अभी आपने अपने सामने ही तो सब कुछ देखा, फिर भी आपको विश्वास नहीं है क्या? राजकुमारी धीरे से हाँ में अपना सिर हिलती हुई बोली, हाँ, कभी कभी आंखों से देखी हुई चीज पर भी विश्वास नहीं होता। ये वैसा ही कुछ था, लेकिन बहुत ही डरावना अनुभव जो हम जिंदगी में दोबारा कभी नहीं करना चाहेंगे। वो दोनों अब तक वहां से काफी दूर आ गए थे, इतनी दूर कि वहां से उन दोनों को वो पेड़ नजर भी नहीं आ रहा था। राजकुमारी ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और फिर उसने वीरेश से कहा, अब तुम हमें नीचे उतार दो, हम चल सकते हैं। वसुंधरा को थोड़ा सा अजीब महसूस हो रहा है, क्योंकि वो महल में वो हमेशा सारी लड़कियों और औरतों के बीच ही रहती है। अपने भाई और पिता के अलावा वो किसी भी आदमी के इतना नजदीक नहीं गई है। उसे पता है कि वीरेश उसका रक्षक है और अभी भी उसकी भलाई के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे उसके इतना नजदीक उसकी गोद में रहना कुछ ठीक नहीं लगा। इसलिए उसने सोचा कि जैसे तैसे भी वो चल लेगी, पैरों में भले ही थोड़ी तकलीफ हो। वीरेश भी कुछ असहज महसूस कर रहा था, इसलिए जैसे ही वसुंधरा ने ये कहा तो वीरेश ने उसे वहां जमीन पर ही उतार दिया और फिर उसका हाथ थामकर उसे सहारा देते हुए वहां से आगे बढ़ता हुआ बोला, हमें महल वापस जाना चाहिए, रात काफी हो गई है, सब आपका इंतजार कर रहे होंगे। इंतजार नहीं, तलाश कर रहे होंगे हमारी, पूरे महल में और बाहर भी, वसुंधरा ने धीमी आवाज में खुद से बात करते हुए कहा। उसकी ये बात वीरेश पूरी तरह से सुन नहीं पाया, तो उसने पूछा, आपने कुछ कहा राजकुमारी? उसके पूछने पर वसुंधरा तुरंत ही मना करने वाली थी, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और उसने इधर उधर चारों तरफ देखते हुए कहा, चंद्रिका, चंद्रिका कहाँ है? वो भी तो वहां पर ही थी ना हमारे साथ जब मैं गड्ढे में गिरी थी। वसुंधरा ने जैसे ही चंद्रिका का नाम दिया तो वीरेश को भी चंद्रिका के बारे में ध्यान आया। उसके बारे में इतनी देर से तो वो दोनों ही एकदम भूल गए थे। वीरेश ने भी राजकुमारी की बात पर कहा, हाँ चंद्रिका, वो कहाँ गई? वो तो वहां पर ही थी ना उस पेड़ के पास, जब आप गड्ढे में गिरी तो पहले वही आपको बचाने के लिए आई थी राजकुमारी, लेकिन फिर वो कहाँ चली गई? राजकुमारी अपना सिर पकड़ते हुए बोली, हम दोनों इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? अपनी जान बचाने के आगे हमने चंद्रिका के बारे में नहीं सोचा। कहीं उसे कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, उसे कुछ नहीं हो सकता और हम उसके बिना महल वापस नहीं जाएंगे। राजकुमारी को समझाते हुए वीरेश ने बोला, नहीं राजकुमारी, उसे कुछ नहीं हुआ होगा, वो वहां पर पेड़ के पास नहीं थी। मैंने उसे वहां से दूर जाने को कहा था और वो दूर चली भी गई थी, लेकिन कहाँ, किस तरफ, ये नहीं पता, और मैं उसे ढूंढकर महल ले आऊंगा, लेकिन अभी पहले आपको महल वापस लेकर जाना ज्यादा जरूरी है। वसुंधरा ने सीधे ही मना करते हुए कहा, नहीं, चंद्रिका हमारी बहुत अच्छी दोस्त है और हमारी जिम्मेदारी भी, वो हमारे लिए यहाँ पर आई थी, ऐसे में हम उसकी जान को खतरे में डालकर अपनी जान बचाकर वापस नहीं जा सकते। वीरेश ने फिर से वसुंधरा को समझाया, राजकुमारी, जिद मत करिए, अभी आपने खुद अपनी आंखों से देखा कि यहाँ पर कितना खतरा है और पता नहीं जंगल में कितने सारे अनजान खतरे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप पर अब कोई और खतरा आए, इसलिए पहले मैं आपको महल वापस पहुंचाऊंगा और उसके बाद मैं चंद्रिका को भी ढूंढ लूंगा, या फिर मैं अपने दोस्तों को भी इस बारे में बता सकता हूं, वो सब मिलकर चंद्रिका को जरूर ढूंढ लेंगे। उसकी बात सुनकर राजकुमारी ने सवाल किया, कैसे बताओगे तुम अपने दोस्तों को? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, पहले तुम उनसे मिलने के लिए जाओगे क्या? नहीं, मिलने जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास और भी कई तरीके हैं, लेकिन पहले आप राजमहल वापस चलिए राजकुमारी, इस तरह जिद करने का कोई फायदा नहीं है। बोलते हुए वीरेश ने राजकुमारी का हाथ पकड़ा और उसका हाथ पकड़ते ही वीरेश को फिर से कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन इस वक्त उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। राजकुमारी को भी कुछ महसूस हुआ, लेकिन अभी उसके मन में चंद्रिका के लिए बहुत ज्यादा फिक्र है, वो उसके बारे में ही सोच रही है।
उन दोनों ने एक साथ वहां पर चारों तरफ जाकर चंद्रिका को एक बार ढूंढा, लेकिन वो वहां पर कहीं भी नजर नहीं आई। तो वसुंधरा बहुत ही मायूस हो गई और आगे जाकर उसे ढूंढने की जिद करने लगी। लेकिन वीरेश ने उसके एक बात नहीं सुनी और वो उसे लेकर सीधा नदी की तरफ ही आ गया, जहां पर नाव वाला पहले से ही उन दोनों का इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो दोनों उस तरफ आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि वहां पर अब नाव वाला अकेला नहीं था, बल्कि वहां पर काफी सारी नाव नदी के उस किनारे पर खड़ी हुई हैं। वो सारी राजमहल की नाव हैं और इसके अलावा वहां पर काफी सारे लोग भी नजर आ रहे हैं। वसुंधरा उस तरफ देखते हुए अपने सिर पर हाथ मारकर बोली, ये सारे तो पिताजी के सैनिक हैं। इसका मतलब उन्हें पता चल गया कि हम महल में नहीं हैं। वसुंधरा की ये बात सुनते ही वीरेश ने नजर घुमाकर एकदम हैरानी से वसुंधरा की तरफ देखा और वो भी समझ गया कि इसका मतलब वसुंधरा छिपकर और उससे झूठ बोलकर यहां पर आई थी और उसके इस झूठ में चंद्रिका ने भी उसका साथ दिया था। इसीलिए महल में अब राजकुमारी के ना होने की बात पता चलते ही राजा ने उसे ढूंढने के लिए सैनिकों की टुकड़ी भेजी होगी। कहानी जारी रहेगी। क्या राजा वसुंधरा पर गुस्सा करेंगे उसके इस तरह महल से बाहर निकलकर जाने पर, और क्या वो बताएगी वहां पर उसके साथ जो कुछ भी हुआ, और उसके बाद क्या करेंगे उसके पिता? क्या वसुंधरा फिर से इस तरह बिना बताए महल से बाहर जाने की गलती करेगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए आगे तक की स्टोरी और कमेंट भी जरूर करिए, क्या ये स्टोरी आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रही है? इस कहानी के अलावा मेरी और कहानियां भी इस प्लेटफॉर्म पर हैं, तो आप सब उन कहानियों को भी पढ़कर देख सकते हैं। उन सारी कहानियों के नाम हैं माई मिस्टीरियस हस्बैंड, माई बॉस इज माई सीक्रेट लवर, आर अरेंज्ड लव, केज्ड इन डेविल्स लव, सीक्रेट बिलियनर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी राजकुमारी वसुंधरा का वापस महल जाने का मन नहीं है और इसीलिए वो बहुत धीरे धीरे से चल रही है। और उसका ये इस तरह एकदम धीरे धीरे चलना वीरेश ने भी नोटिस कर लिया है। इसलिए उसने राजकुमारी का हाथ पकड़ा और तेज कदमों से चलकर लगभग खींचते हुए उसे नदी के पास लेकर आया, जहां पर काफी सारे लोग पहले से ही खड़े थे और उनमें से कुछ आगे भी बढ़ चुके थे, शायद उन दोनों को ढूंढने के लिए। इतनी रात गए राजकुमारी को ढूंढते हुए वो सारे सैनिक बहुत परेशान लग रहे हैं। उनके चेहरे पर डर भी एकदम साफ नजर आ रहा है। तभी वीरेश वहां पर आया और आगे जाकर उसने सेनानायक से कुछ बात की। राजकुमारी जब तक वहां पर किनारे ही खड़ी थी और उन सब ने राजकुमारी की तरफ देखा। राजकुमारी सोचने लगी कि वीरेश सेनानायक से क्या बातें कर रहा है, और वो थोड़ी ज्यादा दूर खड़ी थी तो उसे समझ भी नहीं आया वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं, ना ही कुछ सुनाई दिया। वसुंधरा ने अपने आप से बात करते हुए कहा, एक तो पता नहीं चंद्रिका कहाँ चली गई और ये मुझे वापस राजमहल भेजने पर तुला हुआ है, और अब तो ये सारे सैनिक भी यहाँ पर हम दोनों को ढूंढते हुए ही आए हैं। क्या करूं, अब तो मैं बच नहीं सकती, मुझे कुछ ना कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा रानी माँ और पिताजी को। वीरेश से बात करने के बाद उन सैनिकों के सेनानायक ने आगे आते हुए राजकुमारी से पूछा, राजकुमारी, आपको इस तरह महल से बाहर नहीं आना चाहिए। महाराज और महारानी सब आपके लिए बहुत परेशान हैं। वहां पूरे महल में आपको ढूंढा जा रहा था और आप यहाँ इस तरह नदी के इस पार क्या कर रही हैं? राजकुमारी को समझ नहीं आया कि वह उसकी बात का क्या जवाब दे, इसलिए वो अपनी आंखें नचाकर दोनों हाथ सामने की तरफ बांधते हुए बोली, तुमसे मतलब, हम तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझते, और वैसे भी तुम हो कौन जो हमसे ये सवाल कर रहे हो? राजकुमारी वसुंधरा की ऐसी बचकानी बातें सुनकर वीरेश और सेनानायक दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक गहरी सांस भरी। सेनानायक ने आगे जाकर अपना सिर झुकाते हुए बहुत ही आराम से कहा, माफ कीजिए राजकुमारी, हमें पता है अच्छे से कि हमें आपसे कोई भी सवाल करने का अधिकार नहीं है, लेकिन हमें बस आपकी फिक्र हो रही थी। इतनी रात गए आप महल से बाहर, आपको तो सब पता है हमेशा से ही, लेकिन फिर भी आप ऐसी जिद्दी क्यों है राजकुमारी, और क्यों कोई बात नहीं समझती? उसकी बात सुनकर राजकुमारी को थोड़ा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो पहले ही चंद्रिका के नाम मिलने की वजह से परेशान थी। उसे वह किसी भी सैनिक को कोई सफाई नहीं देना चाहती, इसलिए उसने मुंह बनाते हुए कहा, इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम ठीक हैं, लेकिन चंद्रिका पता नहीं कहाँ चली गई, हम दोनों उसे ही ढूंढ रहे थे, इसमें ही देर हो गई, है ना वीर? उसकी बात सुनकर सेनानायक ने थोड़ा सा सोचते हुए कहा, इसका मतलब वो भी आपके साथ ही गई थी, लेकिन आपको एक सेविका के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपका महल वापस पहुंचाना ज्यादा जरूरी है राजकुमारी, इसलिए आप दोनों हमारे साथ चलिए, महारानी जी बहुत परेशान हैं।
इसके बाद राजकुमारी कुछ और भी बोलने वाली थी, लेकिन वीरेश ने उसे समझा बुझाकर वहां से उन लोगों के साथ वापस महल जाने को कहा। वसुंधरा चंद्रिका के बिना वहां से जाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वीरेश ने उससे वादा करते हुए कहा कि वह अपने साथ चंद्रिका को लेकर ही वापस आएगा, और इतना बोलकर वो वहां से वापस जाने लगा। तभी पीछे से वसुंधरा ने कहा, अपना ध्यान रखना। वीरेश ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी सेना नायक ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम्हें हर पल राजकुमारी के साथ रहना है। बाकी और किसी को भी ढूंढना या किसी की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए तुम भी राजकुमारी के साथ महल वापस चलोगे, और पहले तुम्हें महारानी और राजा को इस बारे में जवाब देना होगा। उनकी अनुमति के बिना तुम राजकुमारी को महल से बाहर लेकर कैसे आए? वसुंधरा तुरंत ही उसकी तरफ से सफाई देती हुई बीच में बोल पड़ी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। हमने उससे कहा था कि हमें अनुमति मिल गई है, वह हमारे साथ आने के लिए भी तैयार नहीं था, और हमने ही झूठ बोला था, इसलिए उसे कोई कुछ नहीं रहेगा। और चंद्रिका को ढूंढना जरूरी है, और हमें सिर्फ वीरेश पर ही भरोसा है, वही चंद्रिका को ढूंढ कर ला सकता है। वसुंधरा की बात सुनने के बाद भी सेना नायक ने कहा, नहीं, आप लोग आज पहले ही इतनी सारी गलतियां कर चुके हैं, अब मैं और गलतियां नहीं होने देना चाहता, नहीं तो महाराज के गुस्से का सामना हम सबको करना पड़ेगा। उस सेना नायक की बात सुनकर वसुंधरा ने थोड़े गुस्से से कहा, और चंद्रिका, तुम्हें पता है वो हमारे लिए कितनी खास है, तुम्हें अच्छे से पता है, इसलिए जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। सेना नायक ने उसे समझते हुए उसकी बात का जवाब दिया, हाँ, मैं जंगल में सैनिकों को भेज दूंगा, और मैं खुद भी उनके साथ जाऊंगा चंद्रिका को ढूंढने, लेकिन पहले आप लोगों को महल छोड़कर आऊंगा, उसके बाद। इतना बोलते हुए सेना नायक ने वीरेश और वसुंधरा दोनों को नाव में बैठने के लिए कहा, और उसकी बात सुनकर वीरेश को भी अपना कर्तव्य याद आया, और जो उसने अपने गुरुजी से वादा किया है कि वह हर कदम पर राजकुमारी की रक्षा करेगा। चंद्रिका की उसे भी फिक्र है, क्योंकि वह हमेशा राजकुमारी के साथ ही होती है, और राजकुमारी भी उसे बहुत मानती है, लेकिन फिर भी राजकुमारी की जान उससे ज्यादा कीमती है। इसलिए फिलहाल वीरेश ने कुछ नहीं कहा, और वो नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर आ गए, और फिर वो दोनों एक साथ ही महल में आ गए। महल में अब तक राजा को भी इस बारे में पता चल चुका है, और रानी भी फिलहाल कोई सफाई नहीं दे पा रही है, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता है कि वसुंधरा कब और कैसे कहाँ निकल गई, वो भी वीरेश के साथ। इसलिए राजा बहुत गुस्सा है, और समर उन सब के गुस्से को बढ़ाते हुए वसुंधरा के खिलाफ कुछ ना कुछ बोल रहा है। कहानी जारी रहेगी, कहानी जारी रहेगी। इस कहानी के अलावा मेरी और कहानियां भी इस प्लेटफॉर्म पर हैं, तो आप सब उन कहानियों को भी पढ़कर देख सकते हैं। उन सारी कहानियों के नाम हैं माई मिस्टीरियस हस्बैंड, माई बॉस इज माई सीक्रेट लवर, आर अरेंज्ड लव, केज्ड इन डेविल्स लव, सीक्रेट बिलियनेयर।